गुड मॉर्निंग बच्चों, biology.com में आप सबका स्वागत है। पिछले वीडियो में आपसे प्रश्न पूछा गया था कि प्रोकैरियोट्स डिफर फ्रॉम यूकैरियोट्स इन हैविंग, मतलब प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स से भिन्न है क्या रखते हुए। यानी कि प्रश्न में ये पूछा गया था कि प्रोकैरियोट्स में इन चारों ऑप्शन में से कौन सी संरचना पाई जाती है जो यूकैरियोट्स में नहीं होती है। तो हमने प्रोकैरियोट और यूकैरियोट्स में अंतर वाले वीडियो में देखा था कि 70S राइबोसोम प्रोकैरियोट्स में ही पाया जाता है। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा फोर्थ, 70S राइबोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोट्स में होता है, प्रोकैरियोट्स में नहीं होता। क्लोरोप्लास्ट भी यूकैरियोट्स में होता है, प्लांट्स में होता है। न्यूक्लियोलस ये केंद्रक में पाई जाने वाली संरचना है, केंद्रिका जिसे कहते हैं। तो प्रोकैरियोट्स में तो केंद्रक होता ही नहीं है। तो तीनों ऑप्शन जो है वो सीधे सीधे कैंसिल हो गए हैं, बचा 70S राइबोसोम। यहाँ आपको ये भी याद रखना है 70S राइबोसोम प्रोकैरियोट्स में होता है, यूकैरियोट्स में भी राइबोसोम होता है, लेकिन वो कैसा होता है, 80S का होता है। साथ ही आप इससे संबंधित ये भी बात याद रखें कि प्रोकैरियोट्स में इसकी जो लार्ज यूनिट है वो 50S की, 50S की, और स्मॉल यूनिट 30S की होती है। और यूकैरियोट्स में जो राइबोसोम है उसकी लार्ज यूनिट 60S और स्मॉल यूनिट 40S की होती है। तो इस तरह इस प्रश्न का जवाब 70S राइबोसोम होगा। तो बच्चों, आज का जो विषय है अपना, आज का जो टॉपिक है वो है सेल वॉल या कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति को हम इन बिंदुओं में पढ़ेंगे। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन परिचय देखेंगे इसका। उसके बाद इसका संगठन, साथ ही साथ इसमें हम इसका रासायनिक संगठन भी देखेंगे। रासायनिक संगठन, फिर उसका परासंरचना अल्ट्रा स्ट्रक्चर, जो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से ली गई स्ट्रक्चर, उसका स्टडी करेंगे। और इसमें पाए जाने वाले गर्त जो है उसका अध्ययन करेंगे। और लास्ट में हम इसके कार्यों की चर्चा करेंगे। तो इस तरह इन 5 बिंदुओं में हम कोशिका भित्ति को पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले उसका परिचय, इंट्रोडक्शन, इसका संगठन, सामान्य संगठन और रासायनिक संगठन, इसकी परासंरचना और इसमें पाए जाने वाले गर्त, और साथ ही साथ कोशिका भित्ति का कार्य क्या है वो हम देखेंगे। शुरुआत करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन से। शुरुआत करते हैं इसके इंट्रोडक्शन से। तो हमने यूकैरियोटिक कोशिका में पढ़ा कि सभी पादप कोशिकाएं जितनी भी होती है उन सभी पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति, सेल वॉल पाई जाती है। पहला बिंदु, पादपों में उपस्थित कोशिका भित्ति केवल और केवल प्लांट्स, पादपों में पाई जाती है, जंतुओं में नहीं पाई जाती है। साथ ही साथ आपको ये भी याद करना है कि कोशिका भित्ति जीवाणु या बैक्टीरियाओं में भी पाई जाती है, बैक्टीरियाओं में भी पाई जाती है, और कवक या फंगस या फंजाई इसमें भी पाई जाती है। पादपों में तो पाई जाती है, लेकिन बैक्टीरिया और कवकों में भी कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो अंतर क्या है वो आपको मालूम होना चाहिए। पादपों में जो कोशिका भित्ति पाई जाती है वो सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पैक्टीन की बनी होती है, लेकिन बैक्टीरिया में जो सेल वॉल होती है वो पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है।
जबकि कवकों में ये काइटिन की बनी होती है। कवकों में काइटिन की बनी होती है। इस तरह आपको ये तीनों बिंदु अच्छी तरीके से आने ज़रूरी है, तीनों ही कंफ्यूज करने वाले होते हैं। पादपों में सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है। बैक्टीरिया जीवाणुओं में पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है और कवकों में ये काइटिन की बनी होती है। नेक्स्ट, कोशिका भित्ति मृत होती है। मृत यानी डेड होती है। कोशिका भित्ति कैसी होती है? मृत होती है। इसीलिए ये पादप कोशिकाओं को दृढ़ता प्रदान करती है। पादप कोशिकाओं को दृढ़ता प्रदान करती है। पादप कोशिकाओं की निश्चित आकृति, सॉलिड आकृति बनाए रखने का कार्य कोशिका भित्ति करती है। ये जितने भी पादप कोशिकाएं हैं उन सभी में बाहर की ओर, कोशिका झिल्ली से बाहर की ओर स्थित होती है। सबसे बाहरी बाह्यतम स्तर आप इसे कह सकते हो, यह बाह्यतम स्तर होता है। बाह्यतम स्तर होता है। तो इस तरह, और साथ ही साथ आप इसकी खोज भी याद कीजिए। इसकी खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। रॉबर्ट हुक ने जो सर्वप्रथम कॉर्क कोशिकाओं में जो देखा था वो कोशिका भित्ति ही थी और उसमें खाली स्थान उसने देखा, और इसलिए कोशिका की खोज का श्रेय भी रॉबर्ट हुक को जाता है और कोशिका भित्ति की खोज का श्रेय भी रॉबर्ट हुक को जाता है। नेक्स्ट, इसके बाद हम बात करेंगे इसका संगठन। इंट्रोडक्शन के बाद में हम बात करेंगे कोशिका का संगठन। यहाँ आपको एक चित्र आपको नज़र आ रहा होगा, ये कोशिका का संगठन समझाने में बहुत महत्वपूर्ण है। देखो, यहाँ मैंने 3 अलग अलग रंगों में चित्र बनाया है, जिसमें मध्य में हरे रंग, उसके बाद दोनों तरफ काले रंग से और उसके दोनों तरफ लाल रंग से बनाया है। तो कोशिका भित्ति जो है वो उसके 3 मुख्य भाग होते हैं। कोशिका भित्ति के 3 मुख्य भाग होते हैं। सबसे बीच में जो होता है, यहाँ देखो आप, प्रत्येक कोशिका के बीच में 2 कोशिकाओं के बीचों बीच एक हरे रंग की जो पट्टी है उसे मिडिल लेमिला कहते हैं। मिडिल लेमिला कहते हैं। इसके बाद कोशिका के दोनों तरफ, कोशिका जैसे एक कोशिका है तो उसके अंदर की तरफ एक कोशिका के, आप एक कोशिका को यहाँ जूम करके जो दिखाया उसमें इस कोशिका की तरफ देखें तो मिडिल लेमिला के अंदर की तरफ जो भित्ति है उसे प्राइमरी वॉल कहते हैं, प्राथमिक भित्ति कहते हैं। प्राथमिक भित्ति के और अंदर चले तो वो सेकेंडरी वॉल होती है। सेकेंडरी वॉल होती है। तो यहाँ ज़्यादातर क्या होता है कि प्राइमरी सेकेंडरी हम बाहर की तरफ के स्तरों को कहते हैं, लेकिन यहाँ पादप भित्ति जो है, कोशिका भित्ति है, उसमें इसका उल्टा सिस्टम है। सबसे बाहर मिडिल लेमिला होती है, उसके अंदर प्राइमरी वॉल होती है, प्राथमिक भित्ति होती है, और उसके अंदर सेकेंडरी वॉल, द्वितीयक भित्ति होती है। जिम्नोस्पर्म में, केवल जिम्नोस्पर्म पादपों में सेकेंडरी वॉल के भीतर भी एक और वॉल होती है जिसे टर्सरी वॉल या तृतीयक भित्ति कहते हैं। तृतीयक भित्ति कहते हैं। अब हम इन तीनों को देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जिसको 3 स्तर है, उसमें सबसे पहला स्तर जो है वो है मिडिल लेमिला। मिडिल लेमिला, इसे मध्य पटलिका कहते हैं हिंदी में, मध्य पटलिका। मध्य पटलिका जो है वो कोशिका विभाजन जब होता है, कोशिका का जब विभाजन होता है, विभाजन के अंत में जब साइटोकाइनेसिस स्टार्ट होता है, यानी कि कोशिका द्रव्य में जब विभाजन प्रारंभ होता है, तब मध्य पटलिका का निर्माण प्रारंभ होता है। यानी कि इन तीनों भित्तियों में अगर देखा जाए, भित्तियों के भागों में देखा जाए, तो सबसे पहले जो भित्ति बनने वाली है वो सबसे पहले भित्ति यही बनती है, मध्य पटलिका, मिडिल लेमिला। तो हम कह सकते हैं सर्वप्रथम निर्मित
कोशिका जब बन रही है तो उसमें सबसे पहले अगर कोशिका भित्ति का कोई भाग बनता है तो वो होती है क्या, मिडिल लैमेला। दूसरी खास बात, ये जो होती है वो एमोर्फस यानी कि ऐसी जिसका कोई निश्चित आकार न हो। मॉर्फ यानी होता है आकार, ए यानी एब्सेंट अनुपस्थित, मॉर्फ का मतलब आकार से है। तो ऐसा स्तर जिसका कोई निश्चित आकार नहीं हो, मिडिल लैमेला का कोई निश्चित आकार नहीं होता है, ये इसलिए इसे क्या कहते हैं, एमोर्फस कहते हैं, निश्चित आकार नहीं होता। ये जेली समान होती है, जेली समान होती है। कैसी होती है, जेली समान। अभी आपको यहाँ एक चित्र दिख रहा होगा, उस चित्र में देखो, इस चित्र में जो सबसे ऊपर आपको एक नीले रंग की जो एक पट्टी दिख रही है, नीले रंग का जो स्तर दिख रहा है, जो जेली जैसा नज़र आ रहा है, वो ही मिडिल लैमेला है। वो क्या है, मिडिल लैमेला। उसके नीचे आप देखो हरे रंग के कुछ तंतु टेढ़े मेढ़े से बिछे हुए हैं। वो टेढ़े मेढ़े से जो तंतु हैं वो प्राथमिक वॉल के हैं, जिसमें आप बहुत सारे अन्य भाग भी देख सकते हो, जैसे पैक्टिन वगैरह। आपको गुलाबी रंग में एक पैक्टिन दिख रही होगी, तो वो पैक्टिन जो प्राथमिक वॉल, प्राइमरी वॉल में ही स्थित होता है। तो इस चित्र से भी आप अच्छी तरीके से उसको समझ सकते हो, इसकी स्ट्रक्चर को। जेली समान होता है, मिडिल लैमेला कैसी होती है, जेली समान होती है। नेक्स्ट पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये आपको याद रखना ही रखना है। बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जा चुका है कि मध्य पटलिका किसकी बनी होती है, इसका रासायनिक जो निर्माण करने वाले जो रसायन है वो कौन से हैं। तो ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के पैक्टेट, कैल्शियम पैक्टेट और मैग्नीशियम पैक्टेट की बनी होती है। मध्य पटलिका, मिडिल लैमेला, कैल्शियम पैक्टेट और मैग्नीशियम पैक्टेट की बनी होती है। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, आपको याद रखना ही रखना है। कैल्शियम पैक्टेट और मैग्नीशियम पैक्टेट की बनी होती है मध्य पटलिका। एक और बात आपको यहाँ इस चित्र में अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी कि मैं चाहे इस कोशिका की बात करूं चाहे इस कोशिका की बात करूं, यहाँ दोनों के बीच में हरी पट्टी या यूं कहें मध्य पटलिका केवल एक है। दोनों कोशिकाओं के लिए मध्य पटलिका तो एक ही है, उभयनिष्ठ है, कॉमन है। तो ये हमेशा दो कोशिकाओं के बीच में कॉमन होती है, उभयनिष्ठ होती है, उभयनिष्ठ होती है। या यूँ कह सकते हैं दो कोशिकाएं मध्य पटलिका का साझा करती है, दो कोशिकाएं वास्तव में साझा करती है। अगर इस चित्र से देखें आप तो इधर वाली कोशिका के लिए भी ये तीनों स्तर कोशिका के भित्ते हैं और इधर वाली कोशिका के लिए ये है। तो ये जो है बीच में मिडिल लैमेला, ये मिडिल लैमेला कॉमन होती है, उभयनिष्ठ होती है। कोशिकाओं के लिए हमेशा एक ही होती है, दो के बीच में हमेशा एक ही मिडिल लैमेला पाई जाती है। तो इस तरह मिडिल लैमेला के हमने इन बिंदुओं को देखे। मिडिल लैमेला मध्य पटलिका जो है वो कोशिका विभाजन में, यानी यूँ कहें कि कोशिका जब निर्माण हो रहा है तो सबसे पहले बनती है। इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता, एमोर्फस होती है, जेली समान होती है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के पैक्टेट की बनी होती है और कोशिकाओं के बीच में यह उभयनिष्ठ होती है, कॉमन होती है। ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद में जो दूसरा स्तर है वो है प्राइमरी वॉल। दूसरा स्तर है प्राइमरी वॉल, प्राथमिक भित्ति। प्राइमरी वॉल, प्राथमिक भित्ति। नेक्स्ट है प्राथमिक भित्ति या प्राइमरी वॉल, इसको देखते हैं फिर। प्राथमिक भित्ति जो है वो लचीली, सरल, लचीली होती है, सरल और लचीली होती है। यह है जो प्राथमिक जो भित्ति, प्राइमरी सेल वॉल जो है वो सेलुलोज
हेमीसेलुलोज और पैक्टीन की बनी होती है, और पैक्टीन की बनी होती है। प्राथमिक भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पैक्टीन की बनी हुई होती है। नेक्स्ट पॉइंट, ये जो प्राथमिक भित्ति है वो कोशिका में मिडिल लेमिला के भीतर की ओर होती है, मिडिल लेमिला से भीतर की ओर होती है। क्योंकि मिडिल लेमिला दोनों के लिए, दो कोशिकाओं के लिए कॉमन होती है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि एक कोशिका का सबसे बाहरी जो स्तर है वो प्राथमिक भित्ति ही होती है। क्योंकि बीच का जो ये मिडिल लेमिला है ये तो दोनों के लिए कॉमन है। अगर सिर्फ कोशिका के लिए पूछा जाए कि कोशिका के लिए जो सबसे बाहरी स्तर है वो कौन सा है, तो एक कोशिका के लिए सबसे बाहरी स्तर क्या होता है? प्राथमिक भित्ति होता है, प्राइमरी वॉल होता है। तो कोशिका का बाह्यतम स्तर। लेकिन आपको यहाँ ये भी ध्यान रखना है, अगर पूछे कोशिका भित्ति का बाह्यतम स्तर कौन सा है, तो कोशिका भित्ति का बाह्यतम स्तर आपको मिडिल लेमिला बताना है, मध्य पटलिका का बताना है। कोशिका का बाह्यतम स्तर मिडिल लेमिला, मध्य पटलिका। लेकिन सिर्फ कोशिका का पूछे तो कोशिका का बाह्यतम स्तर तो प्राथमिक भित्ति होता है। कोशिका भित्ति का बाह्यतम मिडिल लेमिला, कोशिका का प्राथमिक भित्ति होता है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। प्राथमिक भित्ति सभी पादपों में समान रूप से पाई जाती है, सभी पादप कोशिकाओं में ये पाई जाती है। विभज्योतक कोशिकाओं में केवल प्राथमिक भित्ति तक ही पाई जाती है, उनमें सेकेंडरी वॉल, द्वितीयक भित्ति नहीं पाई जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम पढ़ते हैं, इसका जो तीसरा भाग है वो है द्वितीयक भित्ति, सेकेंडरी वॉल, द्वितीयक भित्ति या सेकेंडरी वॉल। नेक्स्ट है द्वितीयक भित्ति, सेकेंडरी वॉल। जब कोशिका अपना पूर्ण विकास कर चुकी होती है, पूर्णतः विकसित हो चुकी होती है, विभज्योतक द्वारा पूर्ण उसका विकास हो चुका है, इसके पश्चात उसमें धीरे धीरे अन्य पदार्थों का जमाव होना प्रारंभ होता है और उन जमावों से कोशिका के भीतर की ओर, ये जो लाल रंग की बना रखी है वो कोशिका के भीतर की ओर द्वितीयक भित्ति का निर्माण होता है। द्वितीयक भित्ति का निर्माण, तो हम ये कह सकते हैं कि द्वितीयक भित्ति किनमें बनती है? परिपक्व कोशिकाओं में, परिपक्व कोशिकाओं में। द्वितीयक भित्ति का निर्माण कब होता है? जब कोशिकाएं परिपक्व हो रही होती है। दूसरी खास बात, इसमें सेलुलोज, हेमीसेलुलोज कम पाया जाता है। इसमें सेलुलोज, विशेषकर सेलुलोज कम मात्रा में होता है। इसके अलावा इसमें अन्य बहुत सारे पदार्थों का जमाव प्रारंभ होता है जो अलग अलग कोशिकाओं में अलग अलग तरीके का हो सकता है। ज़्यादातर जो पाया जाता है वो होता है लिग्नीन। लिग्नीन कौन सी कोशिकाओं में होता है? लिग्नीन होता है वाहिकाओं, वेसल्स, वाहिनिकाओं, ये जाइलम में होती है। वाहिका और वाहिनिका, जाइलम की वाहिकाओं में वेसल्स, वाहिनिकाओं में ट्रैकिड्स, वाहिनिका ट्रैकिड्स, और वाहिका, वाहिनिका और दृढ़ोतक, पादपों में जो दृढ़ोतक होता है स्क्लेरन कायमा, उनमें लिग्नीन का जमाव होता है। इस वजह से ये अधिक कठोर होती है, दृढ़ होती है। इसके अलावा, लिग्नीन के अलावा और कौन से पदार्थों का जमाव होता है? जैसे सुबेरीन, जैसे क्यूटीन, टैनिन, गोंद,
वैक्स या मोम, इन सब पदार्थों का जमाव होता है, उन सब पदार्थों का जमाव होता है। सेलुलोज, ध्यान रखना द्वितीयक भित्ति में सेलुलोज की मात्रा तो होती है कम, उसके स्थान पर बहुत सारे पदार्थ जैसे लिग्निन, सुबेरिन, क्यूटीन, टेनिन, गोंद, मोम आदि पदार्थों का जमाव होता है। इसके अलावा कुछ लवण भी है जो इसमें जमा होते हैं, खास करके कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण और सिलिका। लवणों में कौन कौन से हो सकते हैं? कैल्शियम के और मैग्नीशियम के लवण, साल्ट। इसके अलावा सिलिका, इन पदार्थों का जमाव द्वितीयक भित्ति में होता है। तो यहाँ महत्वपूर्ण बात आपको सिर्फ ये याद रखनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, द्वितीयक भित्ति में कौन कौन से पदार्थों का जमाव अधिक मिलता है? लिग्निन, सुबेरिन, क्यूटीन, टेनिन, गोंद, मोम, बहुत सारे कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण और सिलिका, ऐसे पदार्थों का जमाव होता है द्वितीयक भित्ति में। इसमें द्वितीयक भित्ति में, जिससे ये जो कोशिका भित्ति है और अधिक दृढ़ होती है, क्योंकि हमने प्राथमिक वॉल में क्या पढ़ा था? वो सरल और लचीली होती है। प्राथमिक वॉल कैसी होती है? प्राइमरी वॉल कैसी होती है? सरल और लचीली होती है, लेकिन सेकेंडरी वॉल में इन सब पदार्थों के जमाव से वो दृढ़ हो जाती है। कैसी हो जाती है? हार्ड या दृढ़ हो जाती है, जिससे कोशिका की आकृति निश्चित बनी रहती है। यहाँ आपको एक बात और याद रखनी है, द्वितीयक भित्ति जो है वो विभज्योतक में नहीं पाई जाती। किस में नहीं पाई जाती? विभज्योतक, विभज्योतक। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यानी कि कोशिका पादपों का जो विभाजन करने वाला ऊतक है, जो विभाजन करके उनको आकार और आकृति को बढ़ाने का काम करता है, वो ऊतक जो कहलाता है विभज्योतक। और विभज्योतक में द्वितीयक भित्ति का अभाव होता है। विभज्योतक में द्वितीयक भित्ति या इससे अगले वाले जो तृतीयक भित्ति वो नहीं पाई जाती, केवल प्राथमिक भित्ति प्राइमरी वॉल तक ही पाई जाती है। ये भी आपको याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है। आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, जिस कोशिका को, जिस ऊतक को लगातार विभाजन करते रहना है, उसे इस तरह इन पदार्थों का जमाव करके दृढ़ होने की आवश्यकता नहीं है। जो लगातार विभाजन करता रहेगा उसका लचीला और सरल होना जरूरी है। इसलिए विभज्योतक कोशिकाओं में द्वितीयक भित्ति और तृतीयक भित्ति नहीं पाई जाती है। इसके बाद जो तीसरा जो इसका भाग है भित्ति का, कोशिका भित्ति का जो तीसरा जो सभी में नहीं पाया जाता, उसे टर्सरी वॉल कहते हैं। टर्सरी वॉल ये सभी में नहीं पाई जाती, केवल और केवल किस में पाई जाती है? जिम्नोस्पर्म की वाहिनिकाओं में। नेक्स्ट है तृतीयक भित्ति, टर्सरी वॉल। टर्सरी वॉल ये केवल और केवल जिम्नोस्पर्म्स जो होते हैं उनमें पाई जाती है। केवल और केवल किन में पाई जाती है? जिम्नोस्पर्म्स में पाई जाती है। बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट, जिम्नोस्पर्म में भी ये एक विशेष पदार्थ की बनी होती है जिसे जाइलॉन कहते हैं। ये एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है, पॉलीसेकेराइड है, उसकी बनी होती है जिम्नोस्पर्म की तृतीयक भित्ति। अब आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि भित्तियाँ जो है वो भीतर की ओर जाती जा रही है। तो तृतीयक भित्ति कहाँ होगी? सबसे बाहर मिडिल लेमिला, उसके अंदर कोशिका के अंदर प्राथमिक भित्ति, फिर उसके अंदर द्वितीयक भित्ति, तो तृतीयक भी होगी तो और अंदर होगी, और अंदर होगी, लेकिन सभी में नहीं होती। लेकिन ये सभी में नहीं होती, केवल और केवल जिम्नोस्पर्म्स में पाई जाती है। केवल किस में पाई जाती है? जिम्नोस्पर्म में पाई जाती है, और जाइलॉन नामक जो पदार्थ है उसकी बनी होती है तृतीयक भित्ति। तो इस प्रकार हमने कोशिका का रासायनिक संगठन और कोशिका का संगठन हमने देखा।